सुर्खियों में तो बहुत कुछ आया, लेकिन आज हम उसके पीछे की कहानी जानेंगे। चलिए, आधुनिक इतिहास के सबसे जटिल और साहसी गुप्त ऑपरेशनों में से एक की गहराई से पड़ताल करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है। ये कहानी है धोखे की, टेक्नोलॉजी की और इस बात की कि कैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी युद्ध का एक खतरनाक हथियार बन सकती हैं। तो चलिए चलते हैं 17 सितंबर 2024 की तारीख पर। दोपहर के करीब 3:30 बज रहे थे। लेबनान और सीरिया में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक आमसी दोपहर, बाजारों में चहल पहल, लोग अपने रोज के काम में लगे हुए। किसी को भी दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। और फिर अचानक हजारों पेजेस एक साथ बज उठे। ये पेजेस हिजबुल्लाह के सदस्यों के पास थे। कोई उस वक्त सुपरमार्केट में था, कोई अपने दफ्तर में, कोई सड़क पर। उन पर एक कोडेड मैसेज आया और किसी को कुछ समझने का मौका मिलता उससे पहले ही वो सारे के सारे पेजर एक साथ फट गए। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। पहले दिन पेजर फटे और फिर ठीक अगले ही दिन सैकड़ों वॉकी टॉकी में धमाके हुए। और शायद सबसे क्रूर बात यह थी कि इनमें से कुछ धमाके उन लोगों के अंतिम संस्कार के दौरान हुए जो पहले दिन के हमलों में मारे गए थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाला एक डिवाइस एक विनाशकारी हथियार कैसे बन गया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, क्योंकि यह हमला अचानक नहीं हुआ था। इसकी जमीन महीनों से तैयार हो रही थी। देखिए, अक्टूबर 2023 से ही हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ एक दूसरा मोर्चा खोल रखा था। मतलब सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ था। इसी बीच फरवरी 2024 में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने अपने सदस्यों को एक अहम निर्देश दिया कि वो सब स्मार्टफोन छोड़कर वापस पेजर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और सितंबर आते आते ये संघर्ष इतना बढ़ चुका था कि बॉर्डर के दोनों तरफ 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हिजबुल्लाह ने पेजर क्यों चुने? ताकि इजरायली जासूसी से बच सके। लेकिन यही फैसला उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, क्योंकि इजराइल की रणनीति, जैसा कि कहा जाता है, हिजबुल्लाह के नए सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करना था ही नहीं, बल्कि उसका सप्लायर बनना था। तो ये सब किया कैसे गया? ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। ये इंटेलिजेंस और कॉर्पोरेट धोखे का एक, कह सकते हैं, मास्टर स्ट्रोक था। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मोसाद ने एक बहुत ही जटिल कॉर्पोरेट भूल-भुलैया तैयार की। सोचिए जरा, सबसे पहले हंगरी में एक फर्जी कंपनी बनाई गई। फिर ताइवान की एक जानी-मानी पेजर कंपनी गोल्ड अपोलो के नाम का लाइसेंस ले लिया गया। सप्लाई चेन में बुल्गारिया की एक और कंपनी को शामिल किया गया। और पैसों का लेन देन मिडिल ईस्ट के कुछ ऐसे बैंक अकाउंट से किया गया जिनका कोई सिर पैर न मिले। मतलब पूरा जाल ऐसा बिछाया गया कि कोई असली सोर्स तक पहुंच ही ना सके। तो ये जो गोल्ड अपोलो AR-924 पेजर थे, ये दिखने में तो आम पेजर जैसे थे, लेकिन असल में ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड IED यानी एक छोटा बम थे। हर पेजर की बैटरी में बहुत चालाकी से 3 से 20 ग्राम PETN नाम का हाई एक्सप्लोजिव छुपाया गया था। और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि नॉर्मल सिक्योरिटी चेक में, यहां तक कि हिजबुल्लाह के अपने चेक में भी ये पकड़ में ही ना आए। तो यहां एक तरफ था हिजबुल्लाह का मकसद, एक ऐसा लो टेक सिक्योर डिवाइस जो इजरायली जासूसी से उन्हें बचा सके, और दूसरी तरफ था मोसाद का हथियार, एक बूबी ट्रैप्ड पेजर जिसने हिजबुल्लाह के सुरक्षा कवच को ही हमले का जरिया बना दिया। ये रणनीति जितनी शातिर थी उतनी ही क्रूर भी। और ये सिर्फ हार्डवेयर की बात नहीं थी, ये एक पूरा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था। देखिए क्या क्या किया गया। पेजर की सिक्योरिटी कितनी जबरदस्त है ये दिखाने के लिए फर्जी मार्केटिंग वीडियो बनाए गए। हिजबुल्लाह को ये पेजर बहुत ही आकर्षक दाम पर ऑफर किए गए, जबकि बाकी लोगों को बहुत ज्यादा कीमत बताई गई। और सबसे बड़ी चाल, हिजबुल्लाह का जो अपना पुराना भरोसेमंद सेल्स एजेंट था, उसी को इस काम में शामिल कर लिया गया। इतना ही नहीं, भरोसा बनाने के लिए पहली खेप तो फ्री अपग्रेड के तौर पर दी गई। मतलब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। तो बातें हैं इस हमले के नतीजों पर, जिससे कुछ रिपोर्ट्स में ऑपरेशन ग्रिम रीपर भी कहा गया। 2 दिन के अंदर इस ऑपरेशन ने जो तबाही मचाई, वो मानवीय और रणनीतिक दोनों ही स्तरों पर बहुत बड़ी थी। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लगभग 30 से 42 लोगों की मौत हुई, जिनमें 12 आम नागरिक भी थे। और घायलों की संख्या 3,500 से भी ज्यादा।
पहले दिन पेजर धमाकों से करीब 2750 लोग घायल हुए और अगले दिन वॉकी टॉकी धमाकों से 750 से ज़्यादा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेबनान के हेल्थ केयर सिस्टम पर कितना ज़बरदस्त दबाव पड़ा होगा। अस्पताल पूरी तरह से भर गए थे। लेकिन इन आंकड़ों में एक नंबर है जो रणनीतिक तौर पर सबसे ज़्यादा अहम है, और वो है लगभग 1500। ये उन हिजबुल्लाह लड़ाकों की संख्या है जो घायल होने की वजह से आउट ऑफ एक्शन हो गए। मतलब एक ही झटके में हिजबुल्लाह की लड़ने की ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैरालाइज हो गया था। ये सिर्फ एक फिजिकल डैमेज नहीं था, ये हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। जैसा कि उनके ही एक सीनियर अधिकारी ने बाद में कहा, ये संगठन की स्थापना के बाद से सबसे बड़ी सुरक्षा चूक थी। उनकी जो एक अजय होने की इमेज थी, वो एक ही पल में टूट गई। इस हमले के पीछे की मंशा को लेकर भी काफी बहस है। मोसाद का दावा था कि उनका लक्ष्य जान लेना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को घायल करना था, ताकि वो इजराइल की ताकत के चलते फिरते रिमाइंडर बन जाएं। लेकिन कम से कम 42 मौतें, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे, इस दावे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं। ऐसा लगता है कि असली मकसद बड़े पैमाने पर लड़ाकों को अक्षम करना था, नतीजा चाहे जो भी हो। तो चलिए अब इस हमले की विरासत को देखते हैं। सितंबर के उन 2 दिनों ने सिर्फ लेबनान और इजराइल को ही नहीं, बल्कि शायद जंग के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। शायद इस हमले की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी विरासत है वेपनाइज्ड सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आम इस्तेमाल की चीज़ों को, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्हें हथियार में बदल देना, और वो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी के रास्ते में घुसपैठ करके। इसने ये साबित कर दिया कि अब खतरा सिर्फ डिजिटल या साइबर अटैक का नहीं है, बल्कि फिजिकल हार्डवेयर से छेड़छाड़ का भी है। अब सिक्योरिटी की सोच ही बदल गई है। जाहिर है, इस हमले ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकारों के बीच भी एक बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तरफ इजराइल का तर्क है कि ये हिजबुल्लाह के लगातार हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार था, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि क्या ये हमला अंधाधुंध और ज़रूरत से ज़्यादा था, और क्या ये बूबी ट्रैप पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है। और एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये पेज प्लॉट कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये एक बड़े और व्यापक युद्ध का, कह सकते हैं, पहला हमला था। इसने हिजबुल्लाह के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह से पंगु कर दिया, और इसी ने रास्ता बनाया ठीक 10 दिन बाद उनके लीडर हसन नसरल्लाह की हत्या का। और फिर 30 सितंबर 2024 को एक बड़े ज़मीनी हमले की शुरुआत हुई। और अंत में ये पूरा वाकया हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या किसी सप्लाई चेन को हथियार बनाना युद्ध के नियमों को हमेशा के लिए बदल देता है? जब रोज़मर्रा की चीज़ें ही हथियार बन सकती हैं, तो भविष्य में जंग का चेहरा कैसा होगा?